हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर क्लास करने वाले हैं, वो भी ईवीएस सेक्शन करेंगे और इसके बाद फिर आपके ईवीएस की क्लासेस हो रही हैं 3-4 दिन। मैं स्विच करके अब बाल विकास का जो सीडीपी का प्रोसेस है वो भी आपको लूँगी। तो ऐसे करके हम हर एक चीज़ को हिंदी किया, ईवीएस किया, इंग्लिश भी, और वो भी करेंगे। आपको हर एक चीज़ बताएंगे जितना टाइम हो पाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे लगे क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। आपको पेपर 100% देना है, ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। सभी सेमेस्टर्स के बच्चे दे सकते हैं, ये चीज़ का रूल मतलब आ चुका है। तो आप परेशान मत होइए, आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बार एक फॉर्म आप भर के फिल करके ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, क्योंकि उससे हेल्प आपको बहुत मिलेगी। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप एक बार भी नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, अगली बार में निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास तो समय है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी, थर्ड वाले तो डेफिनेटली उनको निकालना ही निकालना है, उनके पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन में लगिए, हर एक चीज़ बताई जा रही, समझाई जा रही है। तो यहाँ पर आप जुड़े शाइन के साथ। मैं हूँ शालिनी, डेली हम मिल रहे हैं। रात में हम 9 बजे क्लास ये कर रहे हैं, 9 PM पर, ताकि सभी बच्चे कर पाएँ। काफ़ी टारगेट एग्जाम हमारा यही है, जो हम कोर्स पढ़ते हैं वो तो यूजफुल है ही है, लेकिन आपका ये टारगेट एग्जाम है, तो आप एक आइडिया आपको लगता रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे कोर्स में पढ़ने हैं, कैसे आपको एग्जाम में आपको देने हैं, जिसका आपको जॉब का एक सीन रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, इसी के साथ फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर पहली बार सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प के तौर पर मिलेगी, पता भी चलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ ईवीएस के बारे में बताया था, 2-3 क्लास मैंने ऑलरेडी ली थी, और अभी ये दूसरा सब्जेक्ट ही मैंने लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप ऑलरेडी वहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती हूँ। चलिए देखते हैं, आज मैं बात करूँगी वो है पारिस्थितिकी कारक। कुछ पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक जो है वो तो आपको जैविक अजैविक घटक ही मुझे आज एक्सप्लेन करना है पूरा प्रॉपर वे में, बट कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर प्रश्न बनता है तो आप कर पाएँ, कहीं वो आपसे छूट ना जाए। पारिस्थितिकी कारक, दैट मीन इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, पहला जो कारक है वो है जलवायु कारक। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट के कुछ फैक्टर्स हैं, कभी कभी आपको ऐसे चूज करने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है? तो कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत प्रकाश मतलब सनलाइट, तापमान दैट मीन टेम्परेचर, जल दैट मीन वाटर, वर्षा दैट मीन रेन, वायु दैट मीन एयर, वायुमंडल दैट मीन एटमॉस्फेयर की विभिन्न गैसें इत्यादि शामिल होती हैं। मतलब इसके जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर दैट मीन ये कहलाता है कि जिसमें आपको सनरेज हो, सनराइज, ठीक है, आपको टेम्परेचर्स का भी हो ज़्यादा, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, सब कुछ एवरीथिंग हो, पानी की बूंदें हो, वर्षा हो, हवा हो, ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, और एटमॉस्फेयर हो, उस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ गैसेस हो, अपने एक सर्टेन अमाउंट में हो। ठीक है, क्योंकि सभी गैस की प्रेजेंस एक जैसी नहीं है, तो प्रेजेंस है, लेकिन कितना अमाउंट में है, वो नाइट्रोजन का ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर ऐसा ऐसा करके सारी गैसेस तो हैं, लेकिन और सारी तो बहुत सारी इनर्ट गैसेस हैं, बहुत सारी 0.% में ऐसी गैसें हैं। तो ये विभिन्न गैसें इत्यादि शामिल होती हैं जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी कारक में, वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आता है, उसको कहते हैं जलवायु कारक। क्लियर? 1 पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा है स्थलाकृति कारक। ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर। क्या कहला रहा है इंग्लिश में कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। मैं इंग्लिश में इस बार इसलिए मेंशन करती चल रही हूँ क्योंकि पेपर यूपी टेट का जो होता है, सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, वो बाइलिंगुअल आता है। आप हिंदी चूज़ करेंगे, हिंदी में फिलअप करिए, इंग्लिश चूज़ करेंगे, इंग्लिश में करिए, वो अलग बात है, बट पेपर बाइलिंगुअल, इंग्लिश भी लिखी रहती है एक पेज पर, हिंदी भी लिखी रहती है। इसीलिए हम ये दोनों बताते चलते हैं कि जो बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से, उनको बहुत सारी चीज़ें हेल्प हों, जो कि मुझे नहीं मिल पाई थी, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबों को जब पढ़ा तो इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन जो सोर्सेस के थ्रू पढ़ा वहाँ पर सब हिंदी में था, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा कम याद रहती, मुझे ये याद रहता है। इसीलिए मैं दोनों लेकर चलती हूँ कि इन दोनों बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मेरे द्वारा जितनी हेल्प हो रही है, मैं मेहनत कर ही रही हूँ, तो थोड़ा और कर लूँ, ताकि उन बच्चों का भी तो कुछ मेरे अगर द्वारा वो 5 पॉइंट भी सीख जाएंगे तो मेरे लिए इनफ है कि हाँ, मैंने कम से कम उनके 5 क्वेश्चन तो करवाए। मैं उस लायक भी बन रही, क्योंकि मैंने अभी कोई एग्जाम टेट के नहीं करवाए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हो जाएगा। ठीक है, बिना करने से तो होगा नहीं। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप समझो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछो, मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे जो भी दिक्कतें आएंगी। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। चलिए, इस स्थलाकृति की अगर हम बात करते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर क्या होता है, तो इसके तहत ऊंचाई, हाइट वाले, ठीक है, ढलान, नीचे,
ढलान की मात्रा, ढलान की दिशा, खुला हुआ एक प्लेन सरफेस इत्यादि। ये टोपोग्राफी फैक्टर ना कुछ जियोलॉजिकल फैक्टर का सेक्शन होता है, क्योंकि टोपोग्राफी मैप होते हैं। मैप होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन पता होती है कि नॉर्थर्न प्लेन कैसे है, ठीक है, प्लेटूज वगैरह कैसे हैं, साउथर्न एरिया के प्लेन्स कैसे हैं, तो वो ये ऊंचाई, ढलान, मात्रा, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से, जैसे कोई हलचल वगैरह अंदर होती है तो उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान रखा जाता है, या कोई चीज़ मतलब ब्रस्ट हो रही, फट रही है, या कुछ वहाँ पर लगाया जाना है, या कुछ वहाँ पर बिल्डअप करना है, तो थोड़ा टोपोग्राफिकल चीज़ें वैसे देखी जाती है, जैसे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है या कुछ भी करना है, तो उन सब चीज़ों में इनका ज़्यादा एक रोल दिखता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है, मृदीय कारक। ठीक है, मृदीय कारक इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है ये देखते हैं। इसमें खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, जितने भी हैं मिनरल सब्सटेंस, जितने भी हैं कार्बनिक पदार्थ, जितने कार्बनिक सब्सटेंस है, सेवॉल, मृदा जल, ठीक है, दोमट मिट्टी टाइप का, मिट्टी जैसे कीचड़ टाइप का हल्का है, मडी टाइप का, मृदा वायु, ठीक है, मृदा जीव जो उसमें रह रहे हैं, मिट्टी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, केचुए हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। जब आप कभी मिट्टी को डग कर खोदो आप, तो देखोगे ना काले काले सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी चींटियाँ टाइप का, और अब अलग अलग तरीके कई तरीके के पैरासाइट्स वगैरह भी दिखते हैं। तो वो सारे वहाँ पर जब मिल के अभिक्रिया करते हैं तो वो एक मृदीय कारक कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक फैक्टर होता है। किस पर्पज़ से? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हमारे पेड़ों के लिए। आज हम जो प्लांट, जैसे अपने घर में प्लांट लगाते हैं तो हम उसमें कोकोपिट आती, मिट्टी कहाँ कोई रखता है, क्योंकि मिट्टी बहती है। बहता का क्या मतलब, बहता तो कोकोपिट भी है, लेकिन कोकोपिट जो नारियल का बुरादा होता है वो कोकोपिट होता है। ऑनलाइन मिलता है, हम लोग खुद पेड़ लगाते हैं, मैं खुद लगाती हूँ, तो ऑनलाइन परचेज करती हूँ, उसको पानी में भिगोती हूँ, ढेर सारा हो जाता है, फिर उसको लेके और थोड़ा सा एक जैविक खाद आती है और भी कुछ खादें आती हैं, जिसकी नॉलेज है वो सब दिखता है, मिलता है मार्केट में, लेके आके रखते हैं और फिर पॉट्स में जो है लगाते हैं। तो ये मैं तो लगा रही हूँ तो वो चीज़ें ग्रोन अप हो रही, मैं उनको पानी दे रही हूँ, मैं उनको खाना दे रही हूँ, जो भी मेरे से हो पा रहा है वो अपना खाना मतलब स्वयं बनाते हैं, मैं तो पानी और जो उनको ताकत दिए जाए वो मैं दे रही हूँ। लेकिन जो रोड पे पेड़ लगे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे लगे हुए हैं, घाटियों के किनारे, जंगल में लगे हुए, जंगल में आप देखिए अक्सर तो जामुन का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, ठीक है, बेल का पेड़, बेर का पेड़, केले का पेड़, चीकू का पेड़, ये सब जंगलों में अक्सर मिलता है। कहाँ भले फ्रूट्स हैं, फल हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? तो उनको जो ये सोर्स की सप्लाई हो रही है वो खनिज पदार्थ जो भूमि के अंदर है, जो कार्बनिक फैक्टर्स भूमि के अंदर अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, जो अलगा, सेवॉल, काई, फंगी, मिट्टियाँ जितनी भी सारे होते हैं, सब मिल के अपनी अपनी अभिक्रिया को रोल प्ले करते हैं। और ऐसे जो वेजिटेटिव लाइफ आज जिंदा है, जो बड़े बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट है, बहुत सुंदरबन फॉरेस्ट है, इतने सारे जो लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट है, वो इसी बेसिस पे बिल्डअप है। ठीक है, क्लियर? तो ये 3 फैक्टर हो गया जो कि आपके इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, चौथा है बायोटिक फैक्टर, दैट मीन जैविक कारक। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। व्हेन वी यूज माइक्रोस्कोप देन वी सी। अगर हम माइक्रोस्कोप का या लेंस का भी मैग्नीफाइंग लेंस आता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज, बहुत सारे लेंस दूर की चीज़ों को पास दिखाने के लिए, जूम करने के लिए, बहुत सारे जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसको दिखाने के लिए ऐसे लेंसेज यूज़ होते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु को, बैक्टीरिया को, फंगी को, चरने वाले जो पशु होते हैं, आप देखते हैं जो जहाँ पे मैदान होता है वहाँ पर मना क्यों किया जाता है जानवरों को चराने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि जितनी चीज़ें चरी जाएंगी उतना घास और बढ़ती है। बट जो उनका खुर होता है, जानवरों का जो खुर होता है, पैर होता है, उसको खुर कहा जाता है। उनकी जो जहाँ जहाँ वो पड़ते हैं ना वहाँ पर घास फिर जल्दी जमती नहीं है, इसीलिए घास को और फिर वो लोग और भी पेड़ नुकसान कर देते हैं, तो अलग बात है। सहजीवी, पैरासाइट, परजीवी, सिम्बायोटिक, आदि पादप, एपिफाइट जो होते हैं, मृतोपरजीवी, सैप्रोफाइट जो होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग को खाना, पूरा कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, जिसमें आपका पिचर प्लांट आता है, ड्रोसा का प्लांट आता है। तो ये सारे जैविक कारक के अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, बहुत सारे माइक्रो, आपको पता ही है कि जो एयर है आपके सराउंडिंग है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहे, दिखने लगेगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें कितना फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में उसमें कीड़े चलते रहते हैं,
ये सच है फ्रेंड्स कि उसमें कीड़े चलते रहते हैं, लेकिन वो कीड़े हमारे पेट के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो हम उसको खा लेते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम उसको खुद स्वयं बनाते हैं। हम जो पनीर बनाते हैं, हम जो साढ़ी वगैरह मलाई वगैरह होता है, वो सब क्या है, चीज़ जो खाते हैं वो सब क्या है, सब फर्मेंट किया जाता है। दूध जो आता है पैकेट वाला, वो जो है पेस्चराइजेशन विधि होती है। तो ये सारी चीज़ें ना जैविक फैक्टर के अंतर्गत इन्वॉल्व होती है, जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट होता है। अब इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएगा, फंगी भी आ जाएगा, कुछ सिम्बॉटिक चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। आप उनके ऊपर देखो तो एक लता वाला जो पेड़ होता है वो अपने आप जो है थोड़ा सा अगर जगह पाया तो उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे जानवर भी होते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं जो पैरासाइट के रूप में वहाँ पर जाकर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब क्या है, जैविक फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। तो आपको कुछ चीज़ें कैसे, अब आपको जैसे मैंने ये बातें बताई आप समझ तो गए, ये मैं जान रही हूँ, लेकिन इसमें से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये हमने पढ़ा तो हमको प्रश्न कैसा आएगा, मेन टारगेट हमारा यही है अल्टीमेटली। तो फ्रेंड्स सुनो, मैं कैसे आएगा पता है आपको, इकोलॉजिकल इसमें जैसे जाए दे देगा निम्नलिखित में से इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी कारक को बताइए, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इसमें से निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको यही सारी चीज़ें ना, अब इकोलॉजिकल फैक्टर्स पूछेगा, अब इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत जलीय वाला भी आएगा, इसी के अंदर आपका ये स्थल वाला भी आ गया, टोपोग्राफिक भी आया, और इसी के अंदर आपका ये मिट्टी और जैविक भी आया। चारों फैक्टर्स के अंतर्गत आए किसके, इकोलॉजिकल के अंदर। आपको निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको क्या करेगा, ढेर सारे ऑप्शन ऐसे आपको 1 ऑप्शन 2 3 4 5 ऑप्शन ऐसे दे देगा, फिर 5 और 5 कोई और 5 कोई और, तो उसमें से एक फैक्टर ऐसा होगा जिसमें मृदा के भी 2 नाम होंगे, जैसे मिट्टी का लिखा होगा ये शैवाल और कार्बनिक पदार्थ लिखा होगा, जैविक का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया लिखा होगा, और ऊपर इनका जो है ऊंचाई और ढलान वगैरह कुछ ले लेगा, खुला एरिया ले लेगा, इनका जल वर्षा वगैरह ले लेगा। तो ये चारों एक में इंक्लूड करके दे देगा, फिर आपको उसमें टिक करना होगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर प्रश्न बनता है। तो इसीलिए ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही ताकि आए तो आप उसमें पहचान के टिक कर पाए, इसमें गलती ना हो। क्लियर, समझ में आई बात। ऐसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको बनेगा। वैसे भी आपको पता है कि 30 नंबर का पेपर आपके ईवीएस में आएगा, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने सीटेट को क्लियर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, किया है, बट आपको मैं बात बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि सीटेट को पेपर निकालना आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा सामाजिक, जो बच्चे बहुत सामाजिक टाइप के होते हैं वो पेपर को ईवीएस को सेक्शन को छोड़कर, ईवीएस भी थोड़ा रहता है, नहीं तो बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। वो बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेबस है, लेकिन यूपी टेट का सिलेबस उससे पूरा अलग है। इस बात को मेरी सुन लीजिए बहुत ही क्लियर तरीके से। भले वो लिखा रहता है कि 150 नंबर का वो भी, 150 नंबर का वो भी है, लेकिन अगर आपने सीटेट निकाल लिया तो इतना फिर आप, अच्छी बात है, आप मोटिवेशन आया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, लेकिन पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस यूपी टेट का अलग है। पेपर जो क्वेश्चंस बनता है उसका पैटर्न अलग है। सीटेट के अंदर पूरा घुस घुस के थ्योरी पूछता है, ऊपर यूपी टेट में वो पूरा ऊपर ऊपर से नाम नाम पूछता है। तो मैं दोनों बात क्लियर बोल रही हूँ, जब भी तैयारी करना मुझे आप जरूर याद करोगे कि मैंने बात आपको बहुत क्लियर बताई थी कि बोथ आर नॉट सेम नॉट सिमिलर, ओनली ऊपर ऊपर का आपको स्ट्रक्चर सेम है, अंदर पूरा मटेरियल डिफरेंट है। क्लियर, गॉट इट, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं आगे। क्लास अगर पसंद आ रही, दम लग रहा है कि हाँ कोई बात आप सीख रहे हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, फटाफट लाइक करिए। आइए फिर चलते हैं आगे अपने मेजर टॉपिक पे जो हम फुल्ली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो है आपका जैविक घटक, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें सिमिलरिटीज़ के रूप में बताई थी। किसी बच्चे का कमेंट में आया था कि मैम उस फैक्टर से मैंने देखा काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं कई सालों में, तो एक बार रिवीज कर दीजिए। तो हम कहें ठीक है बता देते हैं। तो जैविक फैक्टर के बारे में यहाँ पर क्या है कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मैं इन तीनों के बारे में फुल डिटेल आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और बहुत प्रॉपर तरीके से बताना चाहूँगी, और मैं बताऊँगी भी, आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। तो जैविक फैक्टर के कितने पार्ट डिवाइडेड है, 3 है। ये आप 3 संख्या जो है इसको मत भूलना, बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है, और वो तीनों के जो नाम हैं उनको बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पादक की। उत्पादक होता क्या है, तो इसकी एक परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें वे सभी जीव आते हैं, इसमें सभी वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ के सहयोग से स्वयं भोजन तैयार करते हैं। ध्यान से, इस कैटेगरी के अंतर्गत आप ऐसे जीव आते हैं जो नॉन कार्बनिक सब्सटेंस है। अकार्बनिक पदार्थ को नॉन कार्बनिक सब्सटेंस कहा जाता है। नॉन कार्बनिक सब्सटेंस की हेल्प से खुद का भोजन प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ मेड।
क्लियर। सेल्फ मेड फूड, वो अपने फूड को खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कार्बनिक सब्सटेंस, उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर। आगे चलिए देखिए, जैसे सबसे पहला और बेस्ट एकदम ऑसम जो एग्जाम्पल है वो है पौधा। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन को बनाता है। पौधा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारा साथी है, सबसे ज़्यादा हमारा साथी वही है, और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, वो भी सूर्य की प्रेजेंस में करता है। इसी वजह से ठंड में प्रक्रिया कम हो पाती है और ठंड में फिर फूल नहीं खिलते हैं, क्योंकि धूप प्रॉपर पेड़ों को नहीं मिल पाती है। तो उत्पादक की कैटेगरी में कौन आया, सभी हरे पौधे आए, जितने भी हरे पौधे, घास, छोटे छोटे पौधे, हर्ब प्लांट, सर्व्स प्लांट। हर्ब और सर्व्स जानते हैं आप लोग, तुलसी का पौधा होता है और एक आम का पौधा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब कैटेगरीज डिवाइड हुई है। जो जितनी ही वेजिटेटिव लाइफ्स है, सारे प्लांट का किंगडम है, सब कुछ है, सारा एवरीथिंग वाज डिवाइडेड इन क्लास 10th में। आप लोगों ने जो भी बच्चा का यहाँ पर, कोई भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10th का यहाँ पर है, तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बायो की नहीं, क्लास 10th की जो भी एनसीईआरटी है वो ग्रीन कलर की शायद बुक है, आउटर कवरिंग ग्रीन कलर की है। 10th की एनसीईआरटी आज तक वो एनसीईआरटी चल गया और उससे अच्छी कोई भी एनसीईआरटी नहीं लगी मुझे आज तक। मैंने कई सारी एनसीईआरटी को पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें अगर किसी बच्चे ने पढ़ी तो शायद ये टॉपिक्स बहुत ही क्लियरली, उसमें बहुत ही बढ़िया, शायद 7वां 8वां चैप्टर है जिसमें प्लांट किंगडम बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला आपको प्रोड्यूसर समझ में आया, जिसमें सारी ग्रीनरी चीज़ें आएंगी, घास आएगी, छोटे 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 पौधे, बड़े पौधे, उससे बड़े पौधे, जो स्वयं अपने भोजन को बना रहे हैं, वो सारे के सारे उत्पादक कहलाते हैं। वन वो टॉपिक क्लियर। आइए बात करते हैं दूसरा टॉपिक मेरा है जो उपभोक्ता है। ये क्या है, इसमें उपभोक्ता का मतलब आप जानते हैं स्वपोषित, स्वपोषित घटक के द्वारा तैयार किए गए भोजन दूसरे जीव के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, वह जीव जो प्रयोग में लेता है उसको उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे कि आपको कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर, जैसे कि कभी कभी उपभोक्ता के कैटेगरी में हम लोग भी आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे आते हैं। कैसे, क्योंकि जब हम लोग को भी तो कोई खाना बन दे रहा है, हम लोग के भी पेरेंट्स हैं, हम लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो इसी तरीके से उपभोक्ता में जितने भी स्वपोषित घटक के द्वारा, स्वपोषित का मतलब ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स में कौन आता है, पौधे आते हैं, क्योंकि पौधे ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। अभी देखो पहले समझो, ऑटोट्रॉप्स में स्वपोषित का मतलब है कि वो खुद का भोजन बना रहे हैं और वो जो भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर दूसरे जीव, जानवर भी डिपेंडेंट है और मनुष्य भी डिपेंडेंट है। वह जीव जो प्रयोग में लेता है, और जो जीव, जैसे कि हम लोग पौधे पे खाते हैं, पौधे को खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, फल खाते हैं, पालक एक पौधा है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पालक खाते हैं, प्याज खाते हैं, ठीक है, मेथी खाते हैं, धनिया खाते हैं, सब क्या है, अगर ऐसी बात सोच रहे हो तो हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो वही चीज़ है कि वो जो जीव हैं जो हम खा रहे हैं, यानी कि उपभोक्ता कौन हुआ, हम लोग हुए। हम लोग और जानवर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पौधों के ऊपर। हम लोग ग्रीनरी चीज़ें खाते हैं, हम लोग फसल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। आप गेहूँ खा रहे हो, गेहूँ पैदा हो रहा है, इस समय गेहूँ की कटाई शुरू हो रही होगी लोगों के यहाँ, क्योंकि गेहूँ पक गया है। धान चावल खाते हो, पेड़ से पेड़ हरा हरा धान का पौधा होता है, छोटा छोटा लगाया जाता है, बड़ा होता है। बाजरा खाते हो, अरहर खाते हो, आखिर कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी, तो सब पौधों से आ रहा है ना। तो वो जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और लेकिन हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो हम भी खाते हैं और जानवर भी खाता है, तो वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उपभोक्ता यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर है, जो कि हम लोग भी एक कंज्यूमर फीडर है। क्लियर। अब देखिए उपभोक्ता को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दया 4 कैटेगरी में इसको सब डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राथमिक उपभोक्ता। आज मत भूलिएगा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आया हुआ है। आप 2022 में पेपर हुआ है, 23 जनवरी को पेपर हुआ था, तब से यूपीटर का पेपर नहीं हुआ है। आप उसका पेपर अगर चाहिए तो यूट्यूब पर डाल कर देख लीजिए, उपभोक्ता वगैरह से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो ये 4 प्रकार में है, 4 कैटेगरी डिवाइड हुआ। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ध्यान रखना, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें शाकाहारी जंतु और परजीवी आते हैं, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, जितने भी हार्बीवोरस हैं, और कह सकते हैं जितने भी पैरासाइट्स हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। और कह सकते हैं कि जो उत्पाद, एक प्रकार से बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई भूलता है तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब ये है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ग्रीनरी उसमें पाई जाती है।
क्योंकि पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब ये तो बात उसमें आ रही थी उत्पादक में, लेकिन जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम तो उपभोक्ता पढ़ रहे हैं, तो जो उनको खा रहे हैं, जो उनको ले रहे हैं, जो उनको फीड कर रहे हैं, वो हिरन होगा, हिरन घास खाता है, गाय होगी, गाय घास खाती है, बकरी होगी, बकरी खाती है, खरगोश भी होगा, और मनुष्य भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से उपभोग में लेते हैं, खाते हैं। तो प्राथमिक तो यही हो गए, क्योंकि ये उनको सबसे पहले यही खा रहे हैं, ठीक है, हरी चीज़ों को जो सेल्फ मेड हो रही है। द्वितीयक कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, तो इसमें प्रायः मांसाहारी जंतु आते हैं, इसमें सब शाकाहारी आते हैं, सारे ऑटोट्रॉप्स आते हैं, सारे हार्बीवोरस आते हैं, इनमें आपके कार्निवोरस आते हैं। मांसाहारी को इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं उसमें मांसाहारी आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते, अब ये इनको खाते हैं, ये एक साइकिल है, हम बचा नहीं सकते हैं, ये प्रोसेस है, एक के बाद एक को कोई ना कोई खाएगा, एक आपका बाप और उसके बड़ा हमारे पिता, उनके भी पिता, उनके पिता, तो ये तो है ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर, अब मेढक है, ठीक, बिल्ली है, सियार है, मछली है, लोमड़ी है, तो ये बिल्ली चूहे को खाती है कि नहीं खाती, बिल्ली पक्षियों को खाती है कि नहीं खाती, कबूतर पकड़ के, चिड़िया पकड़ के, तो ये जो उनको द्वितीयक वो है जो प्राथमिक को खाए, ठीक है। अब अगर तुम कोई आप किसी को खा रहे हो तो आपको भी तो कोई खाएगा, ऐसा थोड़ी है कि आप फ्रीली घूमोगे। तो इसीलिए तीसरे उपभोक्ता भी बने हैं, जिसको टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी के जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनको ही अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि सांप है, सांप जो है मेढक को खा जाता है, सांप मेढक को आराम से खा लेता है, मछली को खा जाता है, चिड़िया जो है, चिड़िया मछली को खा जाती है, तो कोई ना कोई किसी के ऊपर बैठा हुआ है जो इसको निगलने के लिए तैयार है। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख गई। आगे चलो इसी के साथ, चौथी कैटेगरी में कौन आता है, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो अन्य श्रेणी के उपभोक्ता को खा जाते हैं परंतु उन्हें कोई नहीं खाता, जैसे शेर और बाज। शेर और बाज वगैरह, बाज वगैरह उड़ जाते हैं, शेर भी इतना बड़ा होता है उसको कोई खा नहीं पाता, ये सबसे बड़े मांसाहारी कहलाते हैं, क्योंकि ये बाकी 3 कैटेगरी के जितने भी हैं उनको ये खाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई, आई होप आप समझ पाए होंगे। क्लास अगर पसंद आ रही है, आज कुछ बढ़िया सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रश्न कैसे बनेगा आपको पता है, ये 3 कैटेगरी जो डिवाइड हुआ है, आपको यही पूछ लेगा कि ये सर्प किस कैटेगरी के उपभोक्ता होते हैं। तब ये बात आपको दिमाग में पता होनी चाहिए कि ये तीसरे नंबर के बाप होते हैं, दूसरे नंबर के बाप में ये सारे लोग आते हैं, एक के ऊपर एक कोई ना कोई बैठा हुआ है। आप किसी को खाओगे, आप छोटे के ऊपर अत्याचार करोगे तो आपके ऊपर कोई करेगा, आप उनके ऊपर भी कोई करेगा। तो ये पूरा क्रम चलता आ रहा है, जो कि आपको उदाहरण भी इसीलिए दे रही हूँ कि अगर उदाहरण ले, क्योंकि छांटने को आ जाता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, हिरन किस कैटेगरी का उपभोक्ता है, तो ऐसे प्रश्न आपको उसमें से देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। इसकी एक चेन होती है जो पूरी बनी होती है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर इनको खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता, फिर इनको खाने वाले चतुर्थ उपभोक्ता, तो ये ऐसी पूरी एक चेन बनी हुई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसी के साथ बात कर लेते हैं डिकम्पोजर की। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये तीसरा जो पार्ट था जैविक घटक का, तीसरा पार्ट यही है, लास्ट वाला। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक। अपघटक किसे को कहते हैं, प्रश्न है। तो अपघटक कहिए या मृतजीवी कहिए, एक ही चीज़ें हैं, या अन्य परपोषी जीव है, ये एक अन्य डिपेंडेंट जीव है, जिसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं और कवक आते हैं, बैक्टीरिया और फंगी आता है, जो होते हैं जो पोषक के लिए, भोजन के लिए मृत अकार्बनिक पदार्थ का अपरदन पर निर्भर होते हैं। अपरदन का मतलब उसको पूरा डिकम्पोज करके डिस्ट्रॉय कर देना। तो जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो उसमें भी तुरंत तुरंत सारी चीज़ें खराब तो हो नहीं जाती हैं। जैसे आप किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसका किडनी गुर्दा वगैरह जो भी निकालना रहता है सही तो निकाल लिया जाता है। तो उसी तरीके से चाहे पौधा मर जाए, पेड़ मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जानवर मर जाए, तो उसमें ये सारे लोग जाके रिएक्शन करके उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। और जब रिएक्शन करके नष्ट करते हैं तो उनसे वो फीडिंग लेते हैं। जो भी उपभोक्ता को साधारण भौतिक तत्वों में तोड़ देते हैं, फिजिकल वहाँ पर रिएक्शन करते हैं और वो टूट जाता है, फिर भी वायुमंडल में मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, और वो उनको जो है आराम से उनको खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। 3 नाम है इनके, ध्यान रखिएगा, अपघटक, मृतोपरजीवी, और कुछ अपघटक ऐसे हैं जिनको अपमार्जक कहा जाता है। इसीलिए इसमें गिद्ध आता है, इसमें बाज आता है, जो जितने भी सड़े जो जानवर है रास्ते में मर जाते हैं, फिर कुत्ता है, गाय का कोई दिक्कत हो गई या कुछ भी, कोई भी जानवर है अगर वो मर गया है तो लोग उसको नगर पालिका आके उठा के जंगलों में फेंकती है। तो जंगलों में क्या होता है, वहाँ कोई कब्रिस्तान खुला हुआ है क्या, नहीं। कोई जला रहा है उनको, नहीं। तो ये जो बाज है, चींटियाँ हैं, गिद्ध है, जंगली जो पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, वो जाकर उस पर रिएक्शन भी, बैक्टीरिया फंगी मिलकर रिएक्शन भी करते हैं और ये लोग भी जाके कार्य करते हैं। इसीलिए गिद्ध को सफाई कर्मचारी की संज्ञा भी दी गई है कि सफाई कर्मचारी होता है, जितने भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं उनको खाता पीता खत्म करता है, पूरा सफाई करता है। क्लियर।
यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई। आइए एक छोटा सा टॉपिक और है जिस पर डिस्कस करते हैं, वो है अजैविक फैक्टर। ये क्या होता है? नॉन बायोटिक फैक्टर। यहाँ पर है, इसको भी 3 कैटेगरी में, रुक इसलिए नहीं रहे क्योंकि टॉपिक अच्छा है, ध्यान से एक ही दे दो समझो। ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक जलवायु तत्व है, एक कार्बनिक है, एक अकार्बनिक है। ठीक है, एक क्लाइमेटिक फैक्टर, एक कार्बनिक, एक नॉन कार्बनिक। अब ये तीनों क्या है, इसमें मैं आपको बातें बता देती हूँ। निम्नलिखित ऑप्शंस आएगा, आपको चूज करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर जलवायु तत्व की बात करते हैं तो इसमें सूर्य के प्रकाश आएंगे, टेम्परेचर आएगा, वर्षा आएगी, ये सब आएंगे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मृत पौधे और जंतुओं के जो कार्बनिक योग से बनते हैं सब्सटेंस, वो आएंगे। जैसे कार्बन में प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, इसके अपघटन के द्वारा उत्पादित पदार्थ जैसे यूरिया। तो ये क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता है, जो कि बहुत ही नेसेसरी है पौधों के लिए। 2 हो गया। तीसरे की बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ में। इसके अंतर्गत जल के विभिन्न प्रकार के लवण, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि वायु के, ये वायु के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं एयर की तरफ की तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें वहाँ पर शामिल होती हैं और ये अकार्बनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, जो कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करके बताया। आपको ऑप्शन चूज करने को मिलेगा, आएगा, तो वहाँ पे आपको छांटना होगा कि कार्बनिक पदार्थ क्या है, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जलवायु क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की मैं क्लास करना चाहती हूँ यहीं पर ओवर। 2 मेजर टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया। एक अजैविक फैक्टर बताया, जो कि अजैविक फैक्टर थोड़ा कम पूछा जाता है, प्रश्न आते हैं लेकिन थोड़ा कम आते हैं। लेकिन जैविक फैक्टर का जो टॉपिक है, जैविक फैक्टर के जो प्रकार तीनों बताए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आज फुल्ली क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप क्लास को आप एंजॉय कर पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अगर क्लास आपको वाकई में जेन्युइनली पसंद आ रही है कि हाँ कुछ बातें आज आपको आपके कोर्स से हटकर जानने को मिली है, तो फटाफट लाइक करिएगा। सभी लोग डेली आने का प्रयास करिए। रात में 9 PM पे, 9:10, 9:15 पे, 9:10 आपको क्लासेस मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्लास आपकी छूट नहीं पाएगी। आप आराम से चाहते हैं ना नोट्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।